और चलिए शुरुआत करेंगे कुपवाड़ा से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। सेना और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। तलाशी अभियान पूरे इलाके में जारी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना और पुलिस ने संयुक्त तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तलाशी अभियान लगातार पूरे इलाके में जारी है। जानकारियों के अनुसार 2 आतंकी यहां पर ढेर हुए हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। कुपवाड़ा सीमावर्ती इलाका है और यहां से 2 आतंकियों को ढेर करने की खबर मिल रही है। सेना और पुलिस ने संयुक्त तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, 2 आतंकी ढेर किए गए हैं कुपवाड़ा में। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस ने संयुक्त तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जहां 2 आतंकी इस वक्त ढेर किए गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस संयुक्त तौर पर इस सर्च ऑपरेशन को चला रही है। पूरे इलाके की तलाशी और छानबीन की जा रही है। लगातार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है और आतंकियों की नापाक साजिशों को भी नाकाम सेना और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई द्वारा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां सेना और पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर घाटी, चुनाव क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के कई स्थानों पर दोपहर 1:33 के आसपास भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। जीएचएस जौरा में भूकंप के कारण 3 छात्र घायल हो गए हैं। भूकंप से कुछ बिल्डिंग्स में दरारें भी आई हैं। भूकंप के समय लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ दीवारों में दरारें भी आ गई हैं। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। दोपहर 1:33 पर उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर घाटी, चुनाव में और जम्मू क्षेत्र के कई स्थानों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के कई संभागों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके इतर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ जैसे उत्तरी राज्यों में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। एपिसेंटर क्या रहा, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जहां भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लोगों में डर का माहौल है। आफ्टर शॉक्स का भी यहां पर खतरा बना हुआ है और कुछ बिल्डिंग्स में यहां पर दरारें भी देखी जा रही हैं। भूकंप के समय लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। जम्मू में हर साल 3000 लोगों से साइबर ठगी हो रही है। जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हैकर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी मुलाजिम और अर्धसैनिक बलों को लूट रहे हैं। साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है, इस मुद्दे पर साइबर एक्सपर्ट राजेश गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आप भी देखिए। साइबर ठगी में फंसने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि इसमें देखा जा रहा है कि आईपीएस हो या आईएएस हो या पढ़े लिखे लोग हों, वो भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। तो कैसे बचना है और डेटा क्या कहता है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट राजेश गुप्ता जी हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो शिकार बन रहे हैं, आईपीएस हो, आईएएस हो। एक डेटा बता रहा है कि 90% ऐसे ही लोग हैं जो ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। तो क्या वजह है और आपके हिसाब से डेटा क्या कहता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल ना इसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं
एक फिशिंग अटैक बोलते हैं हम लोग। फिशिंग अटैक के अंदर सोशल इंजीनियरिंग जो एक मेथड है उसके थ्रू वो लोग करते हैं। अब अवेयरनेस जो है किसी भी क्राइम से बचने का एक मेथड होता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उस मोड ऑफ ऑपरेंडी को उनकी जानकारी में ना होने की वजह से इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। सर, मैं इस डेटा की अगर स्टडी की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा जम्मू के लिए बता रहा है कि एक साल में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर 3000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और राज्यों के लिए भी बताया जा रहा है कि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये राज्यों के लिए स्टडी क्या बता रही है कि कितने मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कितना नुकसान है? देखिए, सिंपल स्टेट वाइज अगर आप बात करें तो जम्मू में बढ़ रहे हैं, यूपी में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के 33 मिलियंस केसेस अभी 2023 के अंदर अकाउंट्स ब्रीच हुए हैं। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से डेटा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो चाहे किसी भी तबके की बात की जाए, तो कैसे समझना है कि इन लिंक्स को जो है वो टैप नहीं करना, वो कौन से मैसेजेस हैं जिनसे बचना है, वो कौन से लिंक्स हैं जिनसे बचना? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रेलिवेंट नहीं है उसको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि फिशिंग का मतलब यही होता है कि जैसे मछली पकड़ी जाती है उसी तरीके से आप पकड़े जाते हैं। तो लालच जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके का लालच, जो चीज़ आपने अप्लाई नहीं किया या आपका अनआइडेंटिफाइड कॉल है, अभी एक सेक्सटॉर्शन बहुत चल रहा है जो कि आपको वीडियो कॉल आ रहा है और आप उसको क्लिक कर रहे हैं, आपको जब पता ही नहीं है, वो नंबर आपका है ही नहीं, तो वाई यू आर पिकिंग दैट फोन। बिल्कुल, जो चीज़ें आपको पता है कि आपकी नहीं है और आप नहीं जानते, उन पर क्लिक ना करें, टैप ना करें, क्योंकि लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब लोग जागरूक हो जाएं और जो साइबर ठगी है वो जल्द से जल्द रुके, और जब लोग जागरूक होंगे तभी इसमें कमी आ सकती है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, और उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अगर स्थिति अच्छी होती तो चुनाव होते। उमर अब्दुल्ला के अनुसार सरकार चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, उससे डर पैदा है, उसमें डर है। नशे की तस्करी भी यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके इतर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत की तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मदद से, हमेशा ब्लेम है कि जो ड्रग से पाकिस्तान से आता है। देखो ना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर LOC के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहां लोग इस्तेमाल करना बंद करें। कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे,
आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलके कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। इस्लाम इतना कमजोर मजहब नहीं है कि किसी के फिल्म बनाने से हमारे मजहब पे कोई असर पड़ेगा। हमें भी मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे मजहब के खिलाफ इतनी नफरत है कि वो कभी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग बीच बीच में ये फिल्में बनाते हैं, लेकिन हमें भी अपना दिल जो है छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसे मुकाबले जब से हमारा मजहब वजूद में आया है तब से ये मुकाबले हमने लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब की आंखें बंद है और उमर साहब को जो कश्मीर में अच्छा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 समिट होना आजादी के बाद पहली बार। अगर पहले बाहर का कोई क्लर्क भी यहाँ आता था तो यहाँ हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, काल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और ऐसे कैलेंडर्स निकलते रहते थे। और G20 समिट होना जिससे कश्मीर की टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिले और जो नेगेटिव इमेज बाहर कश्मीर की रह गई थी कुछ एडवाइजरीज की वजह से, नॉर्वे हुआ, कुछ कंट्री जब वो दहशतगर्दों के जरिए कुछ टूरिस्ट मारे गई तो एक नेगेटिव मैसेज चली गई। तो G20 ही वो सम्मेलन है जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छी मैसेज चलेगी। कश्मीर में अमन है और कश्मीर में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया में है तो वो कश्मीर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए उमर साहब अगर ड्रग एडिक्शन की बात करिए, ड्रग की बात करिए, तो अगर हिम्मत है उमर साहब को तो पाकिस्तान को कोसी ना। पाकिस्तान दो तरह से कश्मीर में आतंकवाद चला रहा है। एक उसने गन यहाँ के यूथ के हाथ में दे दी और दूसरा अब वो नार्को टेररिज्म यहाँ चला रहा है। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो पाकिस्तान को वोट दे, लेकिन महज चंद वोटों के लिए जो जमात इस्लामी के कुछ वोट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आपस में होड़ लगी है कि जो ये कट्टरपंथी कुछ 100 वोट है उनको कैसे हासिल किया जा रहा है, कैसे उनको हासिल किया जाएगा। इसी तरह से उमर साहब को अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान को कोसी न। देखिए दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में नार्को टेररिज्म चला रहा है और कश्मीर पाकिस्तान में ड्रग कर रहा है, लेकिन महज चंद वोटों के लिए वो पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहता है। और जहां तक हालात है, देखिए हालात एकदम ठीक है, इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कहते हैं कि इस बार जो 50 पार का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू के भलवाल प्रखंड में डुग्गर ढाणी खोली गई है। इस अवसर पर मिशन निदेशक JKRLM इंदु कंवल के साथ बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। डुग्गर ढाणी का उद्देश्य डोगरी संस्कृति, परंपराओं और भोजन को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा की ये कोशिश है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको मजबूत बनाया जाए और ऐसी महिलाएं जो बहुत कुछ कर सकती हैं हैंडीक्राफ्ट में और कई ऐसे ट्रेड्स जानती हैं उनको आगे लाया जाए। उसी दिशा में JKRLM की तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं एक छोटा सा किचन कैंटीन आप कह लीजिए, और बट तब ये हमारे ऋतु जी साथ खड़े हैं। इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि इनके लोगों ने इसको आइडिया दिया, इसको बर्थ दिया, क्योंकि JKRLM अकेले काम नहीं पूरी तरह से समेट पाता है, तो उसको कोलैबोरेशंस की मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है आए बगैर। सो आपने ऑनरेबल LG की बात करी, मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ऑनरेबल LG के ध्यान में हमेशा महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो रहता है। अबव दैट जब भी आप उनके सामने कभी भी JKRLM की बात करें या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की, स्वयं सहायता समूह की बात करें, तो उनको और भी आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। और डुग्गर ढाणी जैसी जगहें हर एक डिस्ट्रिक्ट में बन चुकी हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट। सो हमने रियासी में, उधमपुर में, कश्मीर में, हर जगह हमने ये छोटे छोटे यूनिट्स खड़े किए हैं। बिकॉज़ मेरा अपना मानना ये है कि महिलाओं को खाना बनाना वैसे उनके बिहेवियरल एक ट्रेट है और बहुत कंफर्टेबल रहती हैं वो खाना बनाने में, तो खाना बना के उसको बेचा जाए, इससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस एंटरप्राइज हो नहीं सकता। स्पेशली हम जम्मू एरिया की बात करें तो यहाँ हैंडीक्राफ्ट को अगर कोई चीज़ कॉम्पेंसेट कर सकती है वो हमारा खाना है।
रितु जी, क्या आइडिया क्या था? क्योंकि इन्होंने कहा डुगर धानी आपका एक आइडिया था, आपका ब्रेन चाइल्ड है, क्या आइडिया था इसके पीछे? एक्चुअली डुगर धानी ऑलरेडी खुल चुका था, जैसे कि मैम कह रहे हैं. ऑलरेडी इन द रियासी बेल्ट देयर वाज वन व्हिच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड अ व्हाइल अगो, और वो फंक्शन भी कर रहा है. I have been working with the Block Balwar very closely and with the Block Program Manager also Shruti. We've been coming here quite often. And मुझे लगा कि यहाँ पे जो हमारे डोगरी खाना है, खास करके राजमा चावल और ओरिया और कई सारे हमारे डिशेस हैं, कश्मीरी वाजवान जैसे मैम कह रही थी बहुत फेमस हैं, बट हमारा डोगरी खाना जो है, इससे दो चीज़ें को हमें मतलब प्रमोट कर रहे हैं. डोगरी खाना और हमारे जो संस्कार है, हमारे सभ्यता है, वो डुगर धानी के माध्यम से और हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश है. और JKRLM के साथ कई संस्थाएं भी हैं जो अब इस काम में जुड़ी हुई हैं. कैमरामैन नारायण दत्त के साथ. चलिए आगे बढ़ेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में निजी और सरकारी सेक्टर आज दोनों ही जगह नौकरियों के निरंतर मौके दे रहा है. उन्होंने कहा कि गारंटी के बिना बैंक से लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं को मदद की है. सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है. पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में, उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था. और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे. ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है. साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है. भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा. और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है. हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा जम्मू में रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की. उन्होंने नव नियुक्त युवाओं में नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों से किया अपना वायदा पूरा किया है. पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और ये प्रक्रिया अभी जारी है. रोजगार मेला, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मैंने नोट किया है एक जगह पर, प्रक्रिया को लिखा है परिक्रिया, और मैं भी परिक्रिया ही कहा था 10 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे मोदी जी ने. देखिए, राजनीति का डिवैल्यूशन क्यों हुआ देश में, राजनेताओं पर यकीन क्यों नहीं करते थे पहले लोग. आज धीरे धीरे सब लोगों का अटूट विश्वास मोदी जी और उनकी सरकार में क्यों होते जा रहा है. हमारे वहां कहते हैं वर्ड टू दी जेंटलमैन. जो कहा उस पर किया. पॉलिटिकली मार तो दिया बहुत बड़े छक्के पंजे, और जब गद्दी पे आए तो देखा भी नहीं. आज देश कितने आगे चले गया है इन 9-10 सालों में, आप जानते हैं. एक बात युवाओं के लिए कहा कि केंद्र सरकार की जितने रिक्त पद होंगे उस पर हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जो रिक्त हैं सारे पदों को भर देंगे. ये कहा 15 अगस्त को पिछले साल. और कितनी द्रुत गति से काम हो रहा है देखिए. 22 अक्टूबर 2022 को पहला रोजगार मेला 75,000 नवयुवकों को, और 22 नवंबर 2022 को दूसरा चरण इसका चला, 71,000 लोगों को रोजगार मिला, युवकों को. 20 जनवरी 2023 को तीसरा हमारा चरण में 71,000 लोगों को फिर रोजगार मिला, और 11 अप्रैल 2023 को
रोजगार मेले का चौथा चरण और जिसमें फिर 71,000 लोगों को रोजगार मिला। 16 मई 2023 को 71,000 लोगों को फिर रोजगार मिला और इस तरह से 3,59,000 लोगों को आज तक रोजगार मिल गया। आज हम जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं ये 70,000 लगभग आएंगे और जिसमें से 4,29,000 लोग आज हो जाएंगे। मैं हिसाब लगा रहा हूं कि 10 लाख की संख्या को हम नवंबर और मैक्सिमम दिसंबर तक तो पूरा कर देंगे, ऐसा अंदाज है हमारा जिस स्पीड से चल रहे हैं। यानी कि जो कहा वो किया हर क्षेत्र में। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि हार को छिपाने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक आयोजन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नूरपुर में आए और उन्होंने जो इस कार्यालय का 5 स्टार कार्यालय का उद्घाटन किया, उससे आम जनमानस को क्या फायदा होगा। और कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 चुनाव लगातार हारने का जो उनको एक यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे पहले 4 उपचुनाव हुए जिसमें 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का चुनाव जो हार गई भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव जो है वो हिमाचल में हारी और सरकार गई। उसके बाद शिमला नगर निगम का चुनाव हारने के बाद कर्नाटका का चुनाव भी हारे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।